हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हरित क्रांति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन केवल एक कृषि योजना नहीं है, बल्कि ये क्या हमारे भारत के इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जिसने देश को भुखमरी की कगार से निकाल करके दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों की कतार में खड़ा कर दिया था। किसने? हरित क्रांति ने। महान कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति शुरू की थी। इसीलिए उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और नॉर्बर्ट बोरलॉग, जो वैश्विक हरित क्रांति के जनक थे, इनके प्रयासों से इन इस असंभव कार्य को संभव बनाया गया था। तो भारत में कौन थे? हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ऐतिहासिक शुरुआत की बात करें तो 1966 में, कब? 1966 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय GBPUAT, इसमें इसकी नींव रखी गई थी। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। आपसे याद रखेंगे। फिर बात करें पृष्ठभूमि की, शिप टू माउथ स्थिति की बात करें। 1960 के दशक में भारत की स्थिति बेहद गंभीर थी। देश में इतना भी अनाज नहीं था कि जनता का पेट भरा जा सके। जनता के देश में क्या इतना भी अनाज नहीं था कि जनता का पेट भर सके। पीएल 480 समझौते की बात करें तो भारत को अमेरिका से पीएल 480 पब्लिक लॉ 480 के तहत भारी मात्रा में गेहूं आयात करना पड़ता था। शिप टू माउथ का अर्थ बात मतलब हालात इतने खराब थे कि जैसे ही अनाज से भरा हुआ जहाज भारत की बंदरगाह पे पहुंचता था, वहां सीधा लोगों के भोजन के लिए बंटना शुरू हो जाता था। देश के पास कोई बफर स्टॉक या भंडार नहीं हुआ करता था, इसलिए शिप टू माउथ ही कहते थे। हमारे जहाज से सीधा पेट में ही अनाज जाता था, कहीं पे भंडारण नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। और हर सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील इसी गंभीर खाद्य संकट का परिणाम थी। भारत की बात करें तो भारत को हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी बात करें। जनसंख्या विस्फोट बनाम निम्न उत्पादकता। तो आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खेती के जो पुराने तरीके थे, उनकी वजह से खेतों में उपज बहुत ही कम हो रही थी। फिर सूखे और अकाल की बात करें तो सिंचाई के साधन नहीं थे। क्या सिंचाई के साधन नहीं थे? पूरी खेती मानसून पर निर्भर रहती थी। लगातार सूखा पड़ने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। विदेशी कूटनीतिक दबाव की बात करें तो अमेरिकी जैसे देश भारत को अनाज देने के बदले उसकी जो विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब खाद्य सहायता को हथियार बनाया जा रहा था। आत्मनिर्भरता की भूख की बात करें, हमारे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी और अपने किसानों को गरीबी के दुष्चक्र से भी बाहर निकालना था। इसीलिए क्या होती है? हमारी हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं की बात करें। हरित क्रांति क्या है? तो ये कृषि में पारंपरिक तरीकों को छोड़ के विज्ञान और तकनीक को अपनाकर की एक तीव्र प्रक्रिया थी। किसको? पारंपरिक तरीकों को छोड़कर विज्ञान और तकनीक मतलब आधुनिक बीज, खाद और मशीनों को अपनाने की एक तीव्र प्रक्रिया ही हमारी हरित क्रांति कहलाती है। बात करें हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो टूल्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें। इसके अंदर हाई यील्ड वेराइटीज बीज का उपयोग किया जाता है। ये बीज क्या करते हैं? उच्च उपज देने वाले बौने बीज होते हैं, ड्वार्फ बीज थे। विशेषकर गेहूं और चावल के सामान्य बीजों की तुलना में ये कई गुना अधिक अनाज पैदा करते थे। शुरुआत में हमारे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी जैसी 6 फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया था शुरुआत के अंदर। सिंचाई का विस्तार की बात करें तो मानसून पर निर्भरता खत्म करने के लिए किस पे? मानसून पर निर्भरता खत्म करने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया, ट्यूबवेल और पंपसेट लगाए गए। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की बात करें तो हाई यील्ड वेराइटीज बीजों को बहुत अधिक पोषण मतलब फर्टिलाइजर्स और कीड़ों के बचाव की आवश्यकता होती थी। इसके लिए यूरिया और अन्य रसायनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू हुआ था। फिर मशीनीकरण की बात करें तो बैलों की जगह ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ ताकि कम समय में बड़े बड़े खेतों पर काम किया जा सके। दोहरी फसल प्रणाली की बात करें, डबल क्रॉपिंग की बात करें तो सिंचाई उपलब्ध होने की वजह से किसान अब साल में एक के बजाय दो फसलें उगा सकते थे, मतलब रबी और खरीफ। इसे हम क्या दोहरी फसल प्रणाली कहते हैं। किसान अब साल में एक फसल की बजाय दो दो फसलें उगाने लगे थे, मतलब रबी और खरीफ की फसलें उगाने लगे थे। संस्थागत समर्थन की बात करें तो किसानों को सस्ते ऋण और बीजों की आपूर्ति के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना और बाद में हमारे नाबार्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की गई थी।
बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के कौन-कौन से सकारात्मक प्रभाव और इम्पैक्ट की बात करें, तो अनाज उत्पादन में बम्पर उछाल हुआ। भारत की धरती ने रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया। 1977-78 तक भारत 131 मिलियन टन अनाज उत्पादन के स्तर तक पहुंच गया था और ये कार्यक्रम हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा था। आयात से निर्यात तक के सफर की बात करें, जो भारत कभी अमेरिका के आगे हाथ फैलाता था, आज दुनिया को अनाज खिला रहा है। 2020-21 में भारत 18.5 मिलियन टन चावल और 2.1 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करता है। मतलब पहले कभी भारत आयात करता था, अब भारत क्या निर्यातकों की श्रेणी में आ गया है। गरीबी में भारी कमी की बात करें, तो उपज बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी है। 1993-94 में जो किसान गरीब ग्रामीण किसान 50.1% था, आज वो 2011-12 में घटकर 25.7% ही रह गया है। तो ग्रामीण गरीबी क्या कितनी घट के रह गई है हमारी 25.7% ही रह गई है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें, तो खेती से पैसा आने के बाद गाँव में सड़कें बनी है, बिजली पहुंची है और बाजार मतलब मंडी व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। जंगलों के बचाव की बात करें, यदि पुरानी तकनीक से ही अधिक अनाज उगाना होता, तो जंगलों को काटकर खेत बनाने पड़ते। नई तकनीक ने कम जमीन पर अधिक अनाज उगाकर वनों को कटने से बचा लिया। ये हमारे हरित क्रांति के फायदे हैं। अब बात करें हरित क्रांति की चुनौतियां या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो जहां हरित क्रांति ने हमारे पेट भरा, वहीं पर्यावरण और समाज पर बहुत गहरे घाव भी छोड़े। जैसे पर्यावरणीय विनाश, तो बहुत अधिक रासायनिक खादों कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से या बहुत अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है, ये खत्म हो गई। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। कहाँ? पंजाब और हरियाणा जैसी जगह पे। और साथ ही साथ क्या पानी जहरीला हो गया है। फिर मोनोकल्चर की बात करें, जैव विविधता को नुकसान की, क्या मोनोकल्चर मतलब जैव विविधता को नुकसान की बात करें, तो किसानों ने केवल गेहूं और चावल को उगाना शुरू कर दिया। इससे भारत की जो पारंपरिक मोटा अनाज है, बाजरा, ज्वार, रागी और स्थानीय स्वदेशी फसलें, ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे आ गई। आर्थिक असमानता और ऋणग्रस्तता की बात करें, जैसे नई तकनीक है, जैसे हमारा ट्रैक्टर, महंगी बीज, ये बहुत ज्यादा खर्चीली थी। बड़े किसान तो अमीर हो गए, लेकिन छोटे किसान कर्ज के जाल में फंस गए और इसके लिए किसान आत्महत्या जैसी त्रासदी सामने आई। क्या किसान आत्महत्या जैसी बहुत सारी त्रासदियां सामने आती है। बीमारियों के खतरे की बात करें, तो एक ही तरह की फसल मोनोक्रॉपिंग उगाने से उनमें कीटों के हमले और महामारी का खतरा बढ़ गया। तो इस तरह हमने क्या इसके जो कुछ नुकसान थे हरित क्रांति के, उनके बारे में भी देख लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारी हरित क्रांति 2.0 की बात करें, जो भविष्य का समाधान है। पुरानी हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? किसी भी कीमत पे उत्पादन बढ़ाना था, जबकि हरित क्रांति 2.0 का लक्ष्य क्या है? पर्यावरण को बचाते हुए सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादन करना है। बात करें हरित क्रांति 2.0 की, तो क्या रणनीतियां हैं? पहली बात है सस्टेनेबिलिटी मतलब सहमयनीयता, तो रासायनिक उपयोग कम करना, जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य वापस लौट सके। परिशुद्ध कृषि की बात करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, हमारा ड्रोन, सेंसर और जीपीएस का उपयोग करके, क्या ड्रोन, सेंसर और जीपीएस का उपयोग करके खेत में केवल वही और उतना ही पानी और खाद डालना, क्या वहीं पे, केवल वहीं पे और उतना ही पानी और खाद डालना जहां उसकी जितनी जरूरत है। इससे क्या संसाधनों की बर्बादी रुकेगी, जिसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर या परिशुद्ध कृषि कहते हैं। फसल विविधीकरण की बात करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो केवल गेहूँ, चावल, शक्कर से बाहर निकल के, क्या केवल गेहूँ और चावल, शक्कर से बाहर निकल के दलहन, तिलहन और श्री अन्न मतलब मिलेट्स मतलब मोटे अनाज को बढ़ावा देना, जो कम पानी में उगते हैं और अधिक पौष्टिक होते हैं। जो कि हमारे कम पानी में उगते हैं और अधिक पौष्टिक होते हैं। जलवायु प्रत्यास्थ फसलों की बात करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी और सूखे को सहन करने वाली किस्मों का विकास करना। क्या जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही जो हमारी गर्मी और सूखे को सहने वाली जो नई किस्में, उनका विकास करने की बात करें, तो जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का सुरक्षित उपयोग करके हमारे क्या जलवायु प्रत्यास्थ फसलों का निर्माण करना। फिर बात करें समग्र दृष्टिकोण की, तो केवल खेत में फसल उगाने पर ध्यान देने की बजाय फसल की प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और बाजार तक पहुंच मतलब सप्लाई चेन को मजबूत करना, ताकि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके। निष्कर्ष के रूप में देखें, तो एम एस स्वामीनाथन का भी यही विजन था कि हमें सदाबहार क्रांति की ओर बढ़ना चाहिए, जहाँ कृषि का विकास हो लेकिन प्रकृति की कीमत पे नहीं। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।